शुरू कर रहे हैं महात्मा गांधी से संबंधित एक लास्ट चैप्टर रह गया था, उसमें राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी गांधी जी के विचारों को हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में एक छोटे सा बात आती है, कई विचारक जो है वो गांधी जी की आलोचना करते हैं गांधीवाद की। तो ये गांधीवाद की आलोचना किस आधार पर करते हैं हम उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद में गांधी की देन, भारतीय राजनीति में गांधी की देन क्या है इसको हम पढ़ेंगे। यद्यपि गांधी जी मानवतावादी विचारक थे और उनका दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम था, किंतु इसके साथ ही वे राष्ट्र और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उनका कथन था कि मानव जाति के विकास में सार्वजनिक जीवन के अनेक स्तर देखने को मिलते हैं, जैसे परिवार, जाति, गांव, प्रदेश और राष्ट्र। इन सबको पार करने के बाद ही विश्व बंधुत्व या अंतर्राष्ट्रवाद के अंतिम आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए व्यक्ति का सामाजिक कर्तव्य परिवार से प्रारंभ होता है और मानवता की सेवा तक पहुँचता है। पहले की सामाजिक इकाइयों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन न कर मानवता की सेवा की बात करना अपने उत्तरदायित्व से विमुख होना है। अपनी उपयुक्त विचारधारा के आधार पर गांधी जी का कथन था कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने देश के प्रति कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं जिन्हें उसके द्वारा आवश्यक रूप से पूरा किया जाना चाहिए। गांधी जी के इन विचारों और उनके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किए जाने के कारण उन्हें एक महान राष्ट्रवादी कहा जा सकता है। स्वयं उन्हीं के शब्दों में, मेरे विचार में बिना राष्ट्रवादी हुए अंतर्राष्ट्रीयवादी होना असंभव है। अंतर्राष्ट्रवाद तभी संभव हो सकता है जबकि राष्ट्रवाद एक यथार्थ बन जाए। गांधी जी स्वावलंबी और स्वाधीन इकाइयों के समर्थक होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आत्मनिर्भरता परम आवश्यक मानते थे और चाहते थे कि विश्व के राष्ट्र आत्मनिर्भरता की आत्मघातक नीति को छोड़कर आत्मनिर्भर रहते हुए विश्व संघ की स्थापना करें। गांधी जी की कल्पना का विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग और मित्रता का विश्व था। इस प्रकार गांधी जी राष्ट्रवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी दोनों ही थे। अब है अधिकार और कर्तव्य। गांधीवादी दर्शन में मानव अधिकार और कर्तव्य का भी प्रतिपादन किया गया है। उनका विचार था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता और धर्म व अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अल्पमतों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जाति और लिंग भेद के बिना व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान समझा जाना चाहिए। गांधी जी मानव इतिहास की अधिकारों की अपनी इस सूची में नवीन वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने के लिए तैयार थे। मानव अधिकारों की इस प्रकार की सूची को देखते हुए भी गांधीवादी दर्शन अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर बल अधिक देता है। गांधी जी के अनुसार कर्तव्य पालन का अधिकार ही सर्वोच्च अधिकार है और कर्तव्य पालन के बिना किसी भी प्रकार के अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती। वास्तव में कर्तव्य पालन से ही अधिकारों की प्राप्ति होती है। स्वयं गांधी जी के शब्दों में अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्य ही है। यदि हम कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकार हमसे दूर नहीं रह पाएंगे, लेकिन यदि हम कर्तव्यों को अधूरा छोड़कर अधिकारों के पीछे दौड़ेंगे तो अधिकार हमसे मृग तृष्णा के समान दूर हो जाएंगे। वह लिखते हैं कि कर्म कर्तव्य है और फल अधिकार। अब गांधीवादी दर्शन की आलोचना और उसकी प्रत्यालोचना। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से गांधी जी के दर्शन से लगभग सभी व्यक्ति सहमत है, किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से अनेक आधारों पर गांधी जी के दर्शन को अव्यवहारिक, असंभव और अप्राप्य कहा जाता है। गांधीवादी दर्शन की आलोचनाएं जो है वो निम्न है। नंबर 1 है, गांधीवाद में मौलिकता नहीं है। गांधीवाद के कुछ आलोचकों का विचार है कि गांधी जी के दर्शन में मौलिक विचारों का नितांत अभाव है। यह तो समाजवाद, अनुदारवाद, अराजकतावाद तथा संप्रदायवाद आदि अधिक राजनीतिक प्रभावों का समन्वय मात्र है। इनमें किसी नवीन विचार का उल्लेख नहीं है। एक लेखक ने गांधीवाद को पास करते हुए लिखा है कि गांधीवाद नई बोतलों में पुरानी शराब है। गांधीवाद की ये आलोचना निस्सार है। आखिर मौलिकता है क्या? मौलिकता सदैव नवीनता से में नहीं हुआ करती। वास्तव में यदि पुरानी बात को नवीन ढंग से कहा जाए तो वह मौलिक ही है। गांधी जी के पूर्व तक समझा जाता था कि सत्य और अहिंसा व्यक्तिगत जीवन के ही सिद्धांत है। महात्मा गांधी ने इस बात का प्रतिपादन किया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। गांधीवाद इस दृष्टि से एक मौलिक दर्शन ही है। दूसरा है, गांधीवाद एक काल्पनिक और भावात्मक दर्शन। गांधीवाद दर्शन के विरुद्ध एक आक्षेप यह है कि गांधीवादी दर्शन वास्तविकता से बहुत दूर निरा काल्पनिक और भावात्मक दर्शन है। वह एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करता है जो संभवतः केवल स्वर्ग में ही स्थापित हो सकता है। ये कैसे संभव है कि पुलिस और सेना अहिंसा का पालन करे? इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में भी नैतिक उपायों के आधार पर सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। यदि मिल मालिक सदैव नैतिकता को निभाता रहे तो वह कभी पूंजीपति नहीं बन सकता, और यदि श्रमिक नैतिक सिद्धांतों पर चलता रहे तो वह सदैव अपने मालिक द्वारा शोषित होता रहेगा। जीवन में विश्वास का मूल्य अवश्य है, किंतु इस सीमा तक नहीं जिस सीमा तक गांधीवाद इसका प्रसार करता है। इस प्रकार गांधीवादी दर्शन वर्तमान समय के भौतिकवादी युग के नितांत प्रतिकूल है।
यदि भी वर्तमान समय में गांधीवादी दर्शन को कार्यरूप में परिणत करना संभव नहीं है, लेकिन केवल इसी बात से गांधीवादी दर्शन का महत्व कम नहीं हो जाता है। इस दर्शन के द्वारा हमारे सम्मुख एक ऐसा मानवोचित आदर्श उपस्थित किया गया है जिसके पालन में ही संपूर्ण मानवता का कल्याण निहित है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध की गांधीवादी पद्धति उपहासजनक है। गांधीवादी दर्शन के आलोचक गांधीवादी प्रतिरोध की पद्धति का भी उपहास करते हैं। उनका विचार है कि यह सहयोग, सविनय अवज्ञा, भूख हड़ताल या अन्य किसी रूप में सत्याग्रह प्रभावदायक नहीं है और इन उपायों से पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। शांतिमय उपायों के आधार पर पूंजीपतियों से आर्थिक सत्ता ग्रहण करना केवल स्वप्न है और शनि शनि की पद्धतियाँ पूंजीपतियों को और भी सबल बना देती हैं। वास्तविकता यह है कि केवल हिंसात्मक आधार पर ही पूंजीपति वर्ग की आर्थिक सत्ता को समाप्त किया जा सकता है, परंतु साम्यवादियों और इसी श्रेणी के अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई ये आलोचना उचित नहीं जान पड़ती। भारत के स्वाधीनता संग्राम ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अहिंसात्मक साधनों द्वारा क्रूर से क्रूर शत्रु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। अहिंसा में तो एक ऐसा आत्मबल निहित होता है जो कि असंभव को भी संभव कर सकता है। इसके अतिरिक्त शांतिपूर्ण ढंग से किए गए परिवर्तन ही तो स्थायी सिद्ध हो सकते हैं। नेक्स्ट है, गांधीवादी दर्शन पूंजीपतियों का सहायक है। व्यवहारिकता के आधार पर तो गांधीवादी दर्शन की आलोचना की ही जाती है। साम्यवादी विचारक तो गांधी जी के दर्शन के मूल उद्देश्य पर भी शंका करते हैं। श्रमिकों और पूंजीपतियों में वर्ग सहयोग, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को आवश्यक न समझने और पूंजीपतियों की संपत्ति के संबंध में प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन करने के कारण साम्यवादी विचारक गांधीवादी दर्शन को पूंजीवाद का अभिन्न मित्र कहते हैं। उनका विचार है कि प्रन्यास सिद्धांत पूंजीवाद को स्थायी बनाए रखने के उपाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, किंतु गांधीवाद की नैतिक ईमानदारी पर संदेह करना उसके साथ अन्याय करना है। गांधी जी को अहिंसात्मक साधनों के आधार पर मानव हृदय परिवर्तन की क्षमता में अद्भुत विश्वास था और अपने इसी आध्यात्मिक विश्वास के कारण दरिद्र नारायण के सच्चे साथी के नाते उन्होंने प्रन्यास सिद्धांत ट्रस्टीशिप का प्रतिपादन किया। गांधीवाद पर इस प्रकार का आक्षेप इस कारण से और भी अधिक अनुचित हो जाता है कि गांधी जी ने प्रन्यास सिद्धांत की असफलता की स्थिति में संपत्ति के राष्ट्रीयकरण और राज्य एवं श्रमिकों के द्वारा सामूहिक रूप में उद्योगों के प्रबंध का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, धर्म और राजनीति का मिश्रण अनुचित। गांधीवाद के विरुद्ध एक आक्षेप यह है कि गांधीवाद धर्म और राजनीति को एक ही समझने की भूल करता है। आलोचकों के अनुसार धर्म राजनीति को भ्रष्ट करता है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में धर्म के प्रवेश ने मानव प्रगति को अवरोधित किया है। धर्म ने भाग्यवाद का पाठ पढ़ाकर गरीबों को गरीबी में ही संतोष करना सिखाया है और राजकीय सत्ता को देवी रूप प्रदान करके जनता में दास भावना का प्रचार किया है। इन आलोचकों के द्वारा गांधीवादी धर्म को समझने का प्रयास नहीं किया गया है। महात्मा गांधी ने धर्म को परंपरागत रूप में नहीं वरन व्यावसायिक और मानवतावादी रूप में ग्रहण किया है और उनका आशय केवल यह है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी नैतिक मान्यताओं को अनिवार्यता लागू किया जाना चाहिए। न केवल आदर्श वरन व्यवहार की दृष्टि से भी ये गांधीवादी विचार नितांत सत्य हैं। नेक्स्ट है, गांधीवादी जनमत का सिद्धांत स्पष्ट नहीं। गांधी जी बहुमत को सदैव जनमत नहीं मानते और उनका मत है कि एक व्यक्ति के विचार को भी जनमत कहा जा सकता है यदि उसका उद्देश्य सार्वजनिक हित हो। आलोचकों का कथन है कि सार्वजनिक हित की परिभाषा कर सकना कठिन है और इस संबंध में रूसो की सामान्य इच्छा के विरुद्ध जो तर्क दिए जाते हैं वह ही तर्क गांधीवादी जनता के विरुद्ध भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। व्यवहार में यदि जनमत बहुसंख्यक जनता का मत नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है। गांधीवादी जनमत का सिद्धांत एक आदर्शवादी धारणा है और इस रूप में उसका महत्व है। व्यवहार में गांधी जी से स्वयं कहते थे कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक के तर्कयुक्त मत के सम्मुख झुक जाना चाहिए। नेक्स्ट है, गांधीवादी दर्शन विरोधाभासों से पूर्ण है। गांधीवादी विचारधारा में अनेक विरोधाभास पाए जाते हैं। गांधीवाद समाजवादी दर्शन की भांति इस बात में विश्वास करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए, परंतु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के सर्वाधिक व्यावहारिक साधन राष्ट्रीयकरण का विरोध करता है। गांधीवाद पूंजीवाद की निंदा तो करता है किंतु वह इसे समाप्त करने के लिए किसी उपाय का सुझाव नहीं देता।
इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधीवादी विचारधारा राज्य को अनावश्यक बुराई भी बतलाती है और उसे बनाए रखने के पक्ष में भी है। अब इन आलोचनाओं का जवाब स्वयं गांधी जी के इन शब्दों में भी दिया गया है कि लोग कहते हैं कि मेरे विचार बदल गए हैं और मैं वर्षों पूर्व कही गई बातों से भिन्न बातें करता हूँ। सच्ची बात यह है कि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, मैं तो वही हूँ। मेरे शब्द और कार्य परिस्थितियों के अनुसार ही होते हैं। जिस वातावरण में मैं रह रहा हूँ उसका विकास होता रहा है और सत्याग्रही होने के कारण उसकी प्रतिक्रिया भी मेरे ऊपर होती रहती है। इसे गांधी जी की बौद्धिक ईमानदारी भी हम कह सकते हैं। अब गांधी जी की देन को भी हम समझ लें। विश्व के विचार, जीवन और संस्कृति को गांधी जी ने अत्यंत महत्वपूर्ण देन दी है। जिस समय महात्मा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र में पदार्पण किया उस समय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वातावरण अत्यंत भ्रष्ट था। सर्वत्र यह मान्यता प्रचलित थी कि नैतिकता के नियम तो व्यक्तिगत जीवन के लिए ही हैं और सार्वजनिक जीवन तो नैतिक मापदंडों से परे है। गांधी जी की अंतरात्मा सर्वत्र फैली हुई हिंसा, भ्रष्टाचार से शुद्ध हो उठी और उन्होंने नैतिक मूल्यों को सार्वजनिक जीवन का आधार बनाने का संकल्प किया। उन्होंने अपने व्यवहार और कार्य से ये सिद्ध कर दिया कि सत्य और अहिंसा व्यक्तिगत व्यवहार के ही नहीं वरन सार्वजनिक और विशेषतः राजनीतिक व्यवहार के भी आधार बन सकते हैं तथा आत्मबल से पशु बल की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। गांधी जी की समस्त राजनीति धर्म पर आधारित है। उन्होंने राजनीति को वर्तमान युग की कूटनीति से ऊंचा उठाकर नैतिकता के उच्च स्तर पर पहुंचाया और कहा कि सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन में भी श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नैतिक साधनों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने धर्म को कर्मकांड तथा पाखंड से मुक्त किया और संकुचित न रखकर व्यापक रूप प्रदान किया। उन्होंने धर्म में एक ऐसी मानवतावादी रूप का प्रतिपादन किया जिसका एकमात्र लक्ष्य मानवतावाद तथा दरिद्र नारायण की सेवा करना होता है। इस प्रकार गांधी ने धर्म को व्यापक प्रदान कर उसे लौकिक और सांस्कारिक बनाया। ये कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण और धर्म का लौकिकीकरण किया। इस संबंध में सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने लिखा है, मैं किसी भी समय के या आधुनिक इतिहास के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता जिसने भौतिक वस्तुओं के ऊपर से आत्मा की शक्ति का प्रदर्शन इतने महत्वपूर्ण विश्वसनीय तरीके से किया। इसी प्रकार डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, गांधी जी नैतिक एवं आध्यात्मिक क्रांति के महान देवता के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे, जिसके बिना इस पथभ्रष्ट विश्व को शांति प्रदान नहीं होगी। गांधी जी की दूसरी देन है, उन्होंने व्यक्ति के महत्व तथा मानवीय शक्तियों में हमारे विश्वास को पुनः जागृत किया। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने इस मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि सामाजिक व आर्थिक स्वाधीनता के बिना राजनीतिक स्वाधीनता का कोई मूल्य नहीं है। राजनीति को महात्मा गांधी के योगदान के संबंध में आचार्य कृपलानी कहते हैं कि राजनीति का सत्य, अहिंसा और साधनों की पवित्रता द्वारा आध्यात्मिकरण करके अन्याय एवं निरंकुशता का सत्याग्रह द्वारा सामना कर तथा अपने रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा गांधी जी ने सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन का संयोग एवं समन्वय करने का प्रयत्न किया तथा प्रभावकारी लोकतंत्र की स्थापना कर न्याय एवं समानता पर आधारित समाज की नींव डाली और इस प्रकार विश्व शांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अमेरिकन पादरी जॉन हेन्स होम्स कहते हैं, ईसा मसीह के बाद गांधी जी विश्व के सबसे महान व्यक्ति थे।